एक बार देख लेना उधर ऑनलाइन में आवाज आ रही है नहीं आ रही है ना? ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और बोला है 2 पॉइंट्स हैं एक्स और वाई। तो एक्स से वाई तक इस वेव को जाने में 600 मीटर चलना पड़ता है और टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2 सेकंड। इन शॉर्ट अगर मैं यहां पर ये पूछूं कि एक्स से वाई में जाने में यानी यहां से यहां तक जो समय है वो 2 सेकंड है और आप शायद यहां पर ये देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी एन कितनी है? 500 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स। अब एक्स से वाई में कितना टाइम लग रहा है? तो 2 सेकंड में कितनी वेव्स होंगी? 1000। तो यहां एक्स से वाई के बीच में कितनी वेव्स आ जाएंगी? 1000। ये इसका सीधा सीधा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 तक और कोई क्वेश्चन नंबर 8 तक? क्वेश्चन नंबर 9 से 13 6। क्वेश्चन 6 में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बेटे पहले वाली वेव जो यहां पर दिखी है वो यहां पर अपने को लिख रखा है 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 10। दूसरी वाली वेव की बात कर लेते हैं। दूसरी वाली वेव यहां पर लिखी है 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 कॉस 3 पाई टी। तो यहां पर अपने को क्या समझ में आता है कि ये वेव जो है ये दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में लिखी है। इनको एक कंबाइंड फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम फेजर की मदद लेते हैं। फेजर में हम यहां पर रिप्रेजेंट कराते हैं पहले वाली वेव को t बराबर 0 पर। पहले वाली वेव साइन फंक्शन 0 के साथ यहां रिप्रेजेंट कराया जाएगा 5। और दूसरे वाली में यहां पर कौन है? कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन यहां से 90 डिग्री आगे होगा। कितना एम्पलीट्यूड? 5√3। तो रिजल्टेंट इस पूरे का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहां पर आप निकालेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 10। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम सेम आ गया, रेशियो 1/1। क्वेश्चन नंबर 13 तक में 9 9 में बोला है ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। बेटे एक रिलेशन अपन v बराबर एन लैम्डा जानते हैं और यहां पर पूछा है कि इसमें सारे चारों ऑप्शन पढ़ो। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये सब तो एक तरीके से रिलेटेड हम बता सकते हैं पर एम्पलीट्यूड का इन बाकी तीनों से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। उन तीनों में मतलब चारों ऑप्शन है ना, इन चारों में से इंडिपेंडेंट कौन है? तो ये तीन तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड का आपस में इन चारों में से किसी के साथ और कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन 18 तक नहीं? एक बार लास्ट सवाल मुझे फिर से दिखा देना। हमने कल तक जो बात की उसमें जनरल इक्वेशन वेव की हमने देखी थी और जनरल इक्वेशन वेव की क्या थी? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव, कुछ इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चंस का आइडिया और ले लेते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। इसमें कहा गया है
2 sin नहीं, देखो एम्पलीट्यूड जो चाहिए वो साफ साफ दे रखा है। मुझे यहां पर वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ से क्या आ जाएगा बेटा? के। मुझे ट्रांसवर्स वेव नेचर भी दे रखी है और वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेटेड है वो भी दे रखा है। यानी मेरे पास अननोन अगर कुछ है तो वो बस ओमेगा है। तो सबसे पहला एक अपन आसान आसान सा काम निपटा देते हैं कि वेवलेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई बाय लैम्डा, है ना? 2 पाई बाय लैम्डा। और यहां पर ये हो जाएगा 2 पाई लैम्डा है 50, काटेंगे तो 50 पाई अपॉन 25, और यूनिट क्या है इसकी? रेडियन पर सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया। एम्पलीट्यूड हमें दे ही रखा है, हमारे पास अननोन है ओमेगा। अब मुझे कुछ ऐसा तरकीब चाहिए। मेरे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है जिसका फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। कौन? वेव स्पीड। अब वेव स्पीड से क्या हम ओमेगा निकाल सकते? तो हम जानते हैं, हाँ, हमारे पास रिलेशन है v बराबर ओमेगा बाय के। और अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूं तो क्या लगा सकता हूं फॉर्मूला? वी के। और वेव स्पीड यहां पर कितनी दे रखी है? 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। और के कितना दिया हुआ है? पाई बटे 25 रेडियन पर सेंटीमीटर। 25 से 200 कितनी बार? तो यहां से कितना आ जाएगा? 8 पाई रेडियन पर सेकंड। अपने पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। वेव इक्वेशन हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे y बराबर एम्पलीट्यूड की जगह 2, फिर साइन, फिर ओमेगा की जगह 8 पाई। वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है इसलिए बीच में माइनस, के की जगह पाई बटे 25 एक्स। और जहां पर इस x की यूनिट क्या होगी? मीटर की सेंटीमीटर? कैसे पता लगेगा? x किसके साथ मल्टीप्लाई में है? k। और k की यूनिट क्या है? रेडियन पर। इसीलिए x की यूनिट भी
वाई किसकी यूनिट से डिसाइड होगा? इस 2 की यूनिट से। 2 कौन है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो वाई भी सेंटीमीटर में ही होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको देखो, आपने ओमेगा गलत निकाला हुआ है, अब वो पता नहीं। π/6। हाँ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। जैसे फेज डिफरेंस निकालेंगे तो वापस से हमारा सवाल एसएचएम जैसा बन जाएगा। हम बना देंगे फेजर। फेजर बनाने के लिए हम यहां पर एसएचएम में क्या लिखते थे? यहां पर कि t बराबर 0 पर फेजर बनाऊंगा। पर वेव में हमारे सामने दो वेरिएबल होते हैं, टाइम के साथ साथ एक्स भी वेरिएबल होता है, तो एक्स को भी क्या अज्यूम करना पड़ेगा? 0। अब फेजर का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो पहले वाली वेव के पास चलो। पहले वाली वेव में टी को और एक्स को 0 रखो। टी और एक्स 0 रखने के बाद क्या बचा? तो पहले वाली वेव का इनिशियल फेज क्या हो गया? π/3। तो पहले वाली वेव को आपने y1 वेव को π/3 पर रिप्रेजेंट करा दिया। दूसरे वाली वेव के पास चले, ओमेगा और टी। अगर यहां पर अपने पास टी और एक्स दोनों 0 हो गए तो ये पूरा पूरा 0। फंक्शन किसका है? कॉस। और कॉस में कितना एक्स्ट्रा एंगल छुपा होता है? 90। कॉस मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन से। और ये हो गई हमारी दूसरी वाली वेव y2। और अब मुझे इसके और इसके बीच में क्या बताना है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे? इस y2 का फेज कितना है बेटा? π/2। और y1 का फेज कितना है? π/3। तो डेल्टा फाई निकालना है तो ये हो जाएगा π/2 माइनस, और यही घटा पिटाकर अपने को मिलेगा π/6। चलिए बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग में हम ये लिख रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन क्या है और कैसे इसका यूज होना है। पहले तो समस्या समझो ताकि अपने को उसके समाधान को सॉल्व करते टाइम अपने को पता लगे कि हम चाहते क्या है। समस्या ये होगी कि बेटा वेव है, वेव वेव जब चल रही होगी, वेव जब आगे प्रोपगेट कर रही होगी, तो आपने हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि हर एक पार्टिकल जो यहां इस वेव में प्रेजेंट है वो अपनी ही जगह पर क्या कर रहा होगा? एसएचएम।
हर पार्टिकल अपनी जगह पर यहां पर एसएचएम कर रहा होगा। तो हमें यहां पर पता है कि अगर मैं जानना चाहूं कि पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या आखिर उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, और है तो कितनी है, वो अगर मुझे जानना है, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में जानना है, तो मुझे वेव का जो ये चित्र, जो फिगर यहां बना हुआ होता है, उससे काफी मदद मिल जाती है। कैसे मदद मिल जाती है? पहले तो मैं आपको समस्याएं और बताता हूं यहां पर कि वेव में मैंने आपसे कहा कि वेव में समय के साथ पार्टिकल लगातार अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है कि नहीं। मतलब पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट y है, और यहां से कोई पार्टिकल है तो वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, नीचे हो सकता है और नीचे हो सकता है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y जो है वो t के साथ वेरी करता है। और हमने एक और चीज कही थी कि साथ के साथ यहां पर कौन भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर वेव में एक नहीं, दो नहीं, लाखों अनंत पार्टिकल है, तो दो वेरिएबल है। अब मुझे मेरा सबसे पहले काम क्या बनता है कि अगर मैं वेव पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर पता करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को किस इक्वेशन से लिखता हूं बेटा? ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव। यही y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अरे होता है ना। और मैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से अगर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यहां पर वेरिएबल कितने हैं? टी भी है, और अब मैं y को डिफरेंशिएट तो कर रहा हूं, पर सिर्फ और सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और इसीलिए इस डिफरेंशिएशन को, मतलब कुछ ऐसा लिखना चाहिए मुझे तरीके से कि मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, और मैं यहां पर इस x को क्या मान रहा हूं? कांस्टेंट। मैं फिर से आपको समझाता हूं। एसएचएम में और वेव की इक्वेशन में, दोनों की इक्वेशन में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। एसएचएम की इक्वेशन में तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ए साइन। जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो वेव की इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा लिखा जाता है, हाँ के ना? यानी यहां पर हम एक ही पार्टिकल की बात करते हैं, और वो पार्टिकल समय के साथ क्या कर रहा होता है? ऑसिलेशन। यहां वेव के में हमारे पास एक नहीं अनंत पार्टिकल होते हैं, और उस अलग अलग पार्टिकल को बताने का काम कौन करता है? एक्स। और वो सारे पार्टिकल अलग अलग टाइम पर क्या कर रहे होते हैं? लगातार ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और उस ऑसिलेशन के कारण अपने को उनका डिस्प्लेसमेंट y जानना होता है। यानी वेव में t और x दो वेरिएबल हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल मुझे क्या करना है? पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। तो पार्टिकल के वेलोसिटी के लिए मैं यहां पर x को क्या रखूंगा? कांस्टेंट। और मैं डिफरेंशिएट पूरा कर डालूंगा। तो बताइए, a एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहां पर आ जाएगा। और जब मैं यहां t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो t का जो भी कॉफिशिएंट है वो फर्दर मल्टीप्लाई होकर आगे लिखा जाएगा। होगा ऐसा? आप यहां पर गौर से इस बात को जरूर इसी जगह पर देख लें कि मैंने यहां पर वेव की इक्वेशन में माइनस और प्लस दोनों साइन लगाए हैं। तो क्या हमें यह पता है कि यह माइनस साइन किसे बताता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती वेव को। और अगर यहां प्लस हो जाए तो दोनों साइन एक साथ नहीं आते, ये तो हम जनरल इक्वेशन के तौर पे बताते हैं। यहां या तो प्लस होगा या, तो कब जब प्लस है तो उसका मतलब क्या है, जब माइनस है तो उसका मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर सबसे पहले तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके डिफरेंशिएशन से क्या मिलती है अपने को? वेलोसिटी मिलती है। सही बात है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया, वेलोसिटी निकाल ली, इक्वेशन 1 उसे लिख दिया है। इसके बाद सेकंड नंबर का काम करते हैं अपन। अब अपन यहां पर क्या करते हैं कि y को डिफरेंशिएट करते हैं।
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी अब अपन यहां पर क्या करना चाहते हैं, डेल y बाय डेल x। और डेल y बाय डेल x करेंगे तो आप गौर से देखें, a अपनी जगह पर, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस 5। अभी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जो x का कॉफिशिएंट है वो फर्दर बाहर आएगा। अगर यहां पर माइनस के एक्स हुआ तो माइनस के बाहर आ जाएगा, प्लस के एक्स हुआ तो प्लस के बाहर आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। गौर से इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो आपने यहां पर डिफरेंशिएशन किया है, किसका डिफरेंशिएशन किया है, y का, किसके रेस्पेक्ट में, किसको कांस्टेंट मानते हुए, t को कांस्टेंट मानते हुए। तो t के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, ये मैं आपको यहां पर समझा भी देता हूं। t के कांस्टेंट होने का मतलब है कि वेव एक नदी की तरह लगातार फ्लो कर रही है। वेव लगातार फ्लो कर रही है। जैसे आपने यहां पर टीवी में एक वीडियो देख रहे हो, टीवी में वीडियो दिख रहा है तो आपको वेव लगातार चलती नजर आएगी। अचानक से मैंने टीवी को कर दिया पॉज, क्या कर दिया, पॉज कर दिया, मतलब अब इसमें आगे ये फोटो या ये वेव आगे बढ़ती नजर, क्योंकि आपने पॉज कर दिया, मीन समय को रोक दिया, टीवी में समय को रोक दिया। तो यही चीज हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर टी को कांस्टेंट मान लिया जाए, उस टी कांस्टेंट का मतलब होता है वेव का स्क्रीनशॉट। और वेव के स्क्रीनशॉट में आपको यहां एक्स एक्सेस नजर आएगी, यहां वाई एक्सेस नजर आएगी, और आप यहां पर डी वाई बाई डी एक्स को जब बेसिक मैथ्स वगैरह में पढ़ते थे तो वहां पर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या पढ़ते थे, स्लोप। मतलब अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स के बारे में पता लगा है तो डी वाई बाई डी एक्स या डेल वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट सिंपली स्लोप, स्लोप ऑफ वेव at some instant t which is fixed। तो मैं आसान शब्दों में अब आपको कंक्लूड कर देता हूं, ये तो सारी टेक्निकल टर्म्स हो गई, हम आसान शब्दों में बात ये कर देते हैं कि y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है पार्टिकल की वेलोसिटी vp, और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है वेव का स्लोप। और स्लोप को लिखा जाता है किससे, टेन थीटा से। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं रिलेट करना चाहता हूं कि मैं पार्टिकल की वेलोसिटी को और वेव की वेलोसिटी को एक फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर करूंगा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 उसमें ऊपर क्या आ गया बेटे, वीपी, अरे हाँ ना, डिवाइड बाय इक्वेशन 2 में यहां क्या आ गया, डेल वाई बाय डेल एक्स, बराबर उधर उसमें क्या है, ओमेगा ए और कॉस का पूरा फंक्शन, इधर क्या है, माइनस प्लस के ए और कॉस का पूरा फंक्शन, कॉस कॉस का फंक्शन कैंसिल, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कैंसिल, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और ओमेगा बाई के की वैल्यू वी। ओमेगा बाई के ही क्या होता है, वेव की वेलोसिटी होती है। तो यहां से आपको मिलेगा वीपी बराबर माइनस प्लस वी इंटू स्लोप। जहां आपके समझने की बातें क्या है उन पर आ जाते हैं कि इफ वेव इज प्रोपगेटिंग, इफ वेव इज प्रोपगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में आपको इक्वेशन के बीच में कौन सा साइन लेना होता है, माइनस। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को गौर से देखो, और इस फॉर्मूले को देखकर ये बताओ कि अगर वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो वीपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस वी इंटू स्लोप। वहीं पर अपन लिख सकते हैं कि इफ वेव इज प्रोपगेटिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो हम वीपी का फॉर्मूला लिखेंगे प्लस वी इंटू स्लोप।
सही। क्वेश्चन कैसे होते हैं अब उन पर आ जाते हैं। कि एक वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और इस वेव में अनंत पार्टिकल हैं, उनमें से सेलेक्टेड पार्टिकल पीले कलर से हमने दिखाए हैं और हम यहां पर ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होगा, यानी किसकी पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और किसकी पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो अब यहां पर सबसे पहले पार्टिकल वेलोसिटी का डिस्कशन होना है। ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव पार्टिकल वेलोसिटी, नीचे जाना मतलब नेगेटिव पार्टिकल वेलोसिटी। इनको हमें क्लियर करना है। तो हमें यहां पर डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि फॉर्मूला नेगेटिव वाला लगेगा कि पॉजिटिव वाला। तो आप कहेंगे कि वेव का प्रोपेगेशन किस तरफ बताया है, वेव का प्रोपेगेशन किस तरफ है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर वेव का प्रोपगेशन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वीपी के लिए, माइनस वी इंटू स्लोप, और स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा। ठीक है। अब हम यहां पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे। तो देखेंगे पार्टिकल सबसे पहले कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, एक एक करके अपन डिस्कशन शुरू करते हैं। ये वेव अपने को नजर आ रही है, हमारा ध्यान पूरा पूरा सबसे पहले कहां होगा, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है या, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से डिसाइड होगा कि फॉर्मूला ये लगाऊंगा या, तो हमें फिलहाल क्या पता लगा, पॉजिटिव एक्स के हिसाब से माइनस। ठीक है। अब आप आ जाइए सबसे पहले पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर आकर आपने खींची टेंजेंट, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए क्या पता करते हैं बेटा, टेंजेंट ही तो ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट डालकर हमने स्लोप निकाला है, थीटा क्या आया है, अक्यूट। अक्यूट एंगल अगर आया है तो उस ए पॉइंट पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब बताइए पॉइंट ए पर स्लोप है पॉजिटिव, यहां बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, यानी डेफिनेटली जो पार्टिकल ए है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कैसी है, नेगेटिव है, यानी ये पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे। तो डाउनवर्ड मूविंग पार्टिकल में आ जाएगा किसका नाम, ए का नाम। अरे हाँ ना, बी के लिए बता, खड़ा हो। बी के लिए बता कि बी की वेलोसिटी ऊ इसमें नाम आएगा, बी का इसमें आएगा या इसमें आएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बी की स्लोप, क्या देखेंगे, और बी का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसा आया, जीरो लेवल पर, यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचा है, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल जो होगा बी वाला वो रेस्ट पर होगा। चल सी के लिए बता दे। तो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ले भाई मैं कर देता हूं, नौकर तो लग ही रहा हूं तेरा, ले। अब सी पर टेंजेंट ड्रॉ करके अब क्या देखना है, हाँ क्या, अरे बोल बोल, घबराता क्यों है। एंगल देखेंगे तो यहां पर ये एंगल कैसा नजर आ रहा है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, तो स्लोप आ गया नेगेटिव, बाहर भी है नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये वो पार्टिकल है जिसका वीपी कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, तो सी का नाम किस में आ जाएगा, अपवर्ड वाले पार्टिकल्स में।
एफ के लिए बता, एफ के लिए भी टेंजेंट, चल मैं तो नौकर लगी रहा हूं, बता देता हूं, ले टेंजेंट खींच दिया। अब इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? बाउलिंग पूछे के। अबे इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां से एंगल देखते ना दादा, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव और बाहर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव वालों में किसका नाम आ गया, डाउनवर्ड वालों में एफ का नाम आ गया। बीच में अपना ये डी और ई रह गया, डी और ई बता दो। डी पर स्लोप नेगेटिव है ना, डी पर अगर अपना स्लोप है नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव तो वीपी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये हो गया डी, और ई वाला आ जाएगा जीरो में। कौन बचा, जी, जी पर स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड, एच को जीरो पे, आई को नेगेटिव, नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव और बाहर नेगेटिव तो प्लस वीपी पॉजिटिव, सॉरी। ठीक है बात, तो छापो फिर यहां से। ये तो डेरिवेशन है, याद करने का अगले पेज पर है। लिखा, चलो आगे बढ़ाता हूं।
तो एसी चलवा गया था या उल्लू बन के वापस आ गया था? सस्ता सनी देओल है, गुस्सा आ गया, चलो पंखे चला देते हैं। सही बोल रहा है। ये कल ध्यान नहीं आया था जब तू बिना बताए मतलब बहुत देर के लिए गायब हो गया था? जरूरी था। तब तो मामला गड़बड़ा जाता कल, ऐसा। बड़ा है।
हाँ, रूट 2 पाई ए, हाँ ठीक है। इस ऊपर वाले में क्या हो जाएगा बेटे, कि सबसे पहले तो आप ये देखिए वेव किस एक्सेस किस दिशा में प्रोपगेटेड है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस की ओर। और अपने को पार्टिकल वेलोसिटी बतानी है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वीपी बराबर माइनस ऑफ वी इंटू स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है उसके लिए लिखा माइनस, वी दिया हुआ है 300, और थीटा कितना है उस पार्टिकल पी का 60 डिग्री, और टेन 60 √3। तो सीधा सीधा अपने को यहां पर मिल जाएगा माइनस का 300 √3 मीटर पर सेकंड। और माइनस का मतलब पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे। ये बीपी मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे। होगा इसमें क्या बोला है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को हम दो फॉर्मूलों से लिख सकते हैं, या तो एन लैम्डा से या फिर ओमेगा बाय के से, और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी को ओमेगा ए से। अब अपने को यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बेस्ट आपको समझ आ गया होगा कि वेव वेलोसिटी को किससे लिख दिया जाए, और इसको क्या लिख दिया जाए, ओमेगा ए। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, हमें निकालना क्या है, लेमडा कहां किसके अंदर छुपा बैठा होता है, के अंदर, और के को यहां पर क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाय लैम्डा। और एम्पलीट्यूड यहां कितना है, y0, है ना। हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा पलटा के पहले तो ऊपर भेज दो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई बराबर y0, और लैम्डा बराबर 2 पाई y0।
चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित समस्याएं क्या है? चला दूं? इसमें क्या अपने को रिलेट करना है, ध्यान देने वाली बात यह है, हमने जब वेव के कॉन्सेप्ट को सीखा था, हेडिंग लिखी थी मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल वेव। उसमें मैंने कहा था कि मैं रस्सी का ये एंड पकड़ता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, यहां लाता हूं, और यहां लाता हूं, और फिर यहां लाता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगा? टी। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने इनिशिएट क्या किया? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। और हमने कुछ ऐसा लिखा था कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर यहां तक जो वेव बनकर आती है उसमें समय कितना लगता है? टी। डिस्टेंस कितनी हो जाती है? और फेज वाइज बात करूं तो पूरा फेज कितना हो जाता है? 2 पाई। होता है ना? तो चलिए हम बात करते हैं कि यहां पर मुझे पता है कि टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस चल चुका हूं और लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई फेज एंगल चल चुका हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 पाई फेज एंगल चल लेता हूं, टी टाइम में चल लेता हूं, और लैम्डा दूरी उतने में मैं ट्रैवल कर लेता हूं। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा फाई फेज एंगल में कितना टाइम लगेगा, तो उसे मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा टी। और उस दूरी को, यानी जैसे मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है एक्स। अब मुझसे पूछा गया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट जिसके बीच की दूरी x या डेल्टा x जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा फाई बताइए। ये मुझसे पूछ लिया गया। तो मुझे पता होना चाहिए बेटा कि लैम्डा दूरी में टोटल फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? लैम्डा दूरी में टोटल फेज डिफरेंस 2 पाई। पर यूनिट डिस्टेंस में 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस की बात की जाए तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस में 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा? उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा। और जैसे ही उन दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस का ये रिलेशन आया, गौर से देखना, डेल्टा फाई और डेल्टा फाई के नीचे किसको खींच लाऊं? 2 पाई को। और डेल्टा एक्स के नीचे ऑटोमेटिकली कौन रह गया? लैम्डा। तो हमारा रिलेशन कैसा बना कि डेल्टा फाई अपॉन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन, और वही सेम चीज डेल्टा टी अपॉन टी के बराबर हो जाएगी। मतलब मैं ये बता सकता हूं कि अगर t बराबर 1 से 2 अगर कोई टाइम इंटरवल गिवन हो, तो उस टाइम इंटरवल में कितना फेज चला जाएगा, उस टाइम इंटरवल में कितनी दूरी चली जाएगी, या किन्हीं दो पार्टिकल के बीच डेल्टा एक्स पता है तो उनके बीच में डेल्टा फाई कितना होगा, यानी फेज का, टाइम का और पाथ का जो डिफरेंस है उनको मैं इस रिलेशन से रिलेट कर सकता हूं। एक सवाल के साथ हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये इधर का लिख लिया ना भाई? क्वेश्चन है,
लिखा भैया? आंसर आंसर थोड़ा सा तसल्ली से आराम से सोचो, क्या दिया है, क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पर फेज डिफरेंस अपने को पता करना है और दो पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस अपने को दिया हुआ है। पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स दिया हुआ है, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई पता करना है। तो उन तीनों में से मुझे सिर्फ और सिर्फ किस किस की जरूरत है? डेल्टा फाई की और डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा फाई वाला रिलेशन कैसा है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स वाला रिलेशन कैसा है? डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। मैं बार बार यहां पर कह दूंगा कि मुझे डेल्टा फाई पता करना है, तो मैं यहां पर डेल्टा फाई को पता करने के हिसाब से लिखा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, और डेल्टा एक्स कितना है? 50 सेंटीमीटर अपॉन लैम्डा। लैम्डा दे रखा है, पूरा सवाल बार बार पढ़ूंगा, नहीं दे रखा है, पर मुझे पता है दो जानकारियां ऐसी दी है जिनकी मदद से मैं लैम्डा निकाल सकता हूं। कैसे? v बराबर एन लैम्डा, और v कितना है? 50, n मुझे पता है 200 इंटू लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा? 50/200 मतलब 1/4 मीटर। 1/4 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। हमारा काम अभी भी, मैं फिर से गोला बना देता हूं, डेल्टा फाई निकालना है। 25 से 50 दो बार और 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 4 पाई रेडियन। चलिएगा, यहां पर ध्यान से एक छोटी सी बात सुनिएगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है? तो इंटेंसिटी की सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन जानते हैं। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसमें भी हम एक बात जानते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को यहां पर क्या कहा जाता है? पावर। तो हमारे पास इंटेंसिटी की फाइनल डेफिनेशन हो गई कि या तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिख दो, या E/T को पावर लिख के पावर अपॉन एरिया लिख दो।
अब हम यहां पर ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे मान लो यहां पर कहीं पर एक स्पीकर रखा हुआ है बेटा, इस स्पीकर को हमने यहां पर बजा दिया। इस स्पीकर की कुछ भी पावर होगी, मान लेता हूं 200 वाट का स्पीकर है या 500 वाट का स्पीकर है या 1000 वाट का स्पीकर है। ये स्पीकर अपन ने बजा दिया, इस स्पीकर की कुछ फ्रीक्वेंसी है, मान लिया 100 हर्ट्ज। तो इस स्पीकर से जो साउंड जनरेट होगा वो किस फ्रीक्वेंसी का होगा, 100 हर्ट्ज का। तो यहां पर ये एन तो हो गया जो जनरेट होने वाली वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी या सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो कुल मिलाकर आपको एक बात पहले ये पता होनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। ये हटा दूं इधर का। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। दूसरी चीज है यहां पर वेव वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, बोलो, मीडियम की, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कि मीडियम की इच्छा अनुसार ये डिसाइड होगा कि वेव कितना तेज या कितना स्लो चलेगी। तो अब यहां पर अपने को क्या पता लगता है कि जो ये इंटेंसिटी है इसका फॉर्मूला क्या है, ये याद रखना है। इसमें ज्यादा इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का 20 रॉ वी ए स्क्वायर एन स्क्वायर। ये रॉ क्या हो गया, मैंने लिखा है रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ, वी क्या है, वेव की वेलोसिटी, ए क्या है यहां पर, तो ए को मैं लिख देता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और ये एन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। यानी कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी एन है वो तो सोर्स पर डिपेंड करेगा, और जो वेव की वेलोसिटी है वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। इस तरीके का इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है। अब गौर से समझने वाली बात यहां पर यह है कि जैसे मान लो मैंने यहां पर एक स्पीकर रख दिया है, या चलो ठीक है इतना लिखो, अगली क्लास में यहां से कंटिन्यू कर लूंगा मैं। थैंक यू। अभी आप होमवर्क में 18 ठीक है, कल बात करेंगे।